हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, एनाटॉमी को स्टार्ट करने से पहले हमें टिश्यू के बारे में थोड़ा जानना होता है। टिश्यू क्या होती है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। मतलब कि एक ग्रुप है सेल्स का, वो सेल्स सिमिलर एक जैसी भी हो सकती है और डिसिमिलर मतलब अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। और ये चाहे सिमिलर सेल्स हो या डिसिमिलर सेल हो, उनका ओरिजिन एक ही होना चाहिए। दे शुड हैव अ कॉमन ओरिजिन। और ये सारी की सारी सेल्स एक साथ मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे कि अगर आप पैरेन्काइमा की बात करो तो बेटा पैरेन्काइमा सब एक जैसी सेल्स का बना है, सभी सेल्स को ओरिजिन सेम है और सारी सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके की सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन वो सेल्स का ओरिजिन सेम है और वो सारे सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी को आप नाम दे देते हो टिश्यू। ठीक है। अभी जो टिश्यू हैं वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? तो हमारे पास दो तरीके की टिश्यूज़ होती है बेटा। एक को आप बोलते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को आप बोलते हो बेटा परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होती हैं जो डिवाइड कर सकती हैं, दे डिवाइड, ये डिवाइड कर सकती हैं। और परमानेंट टिश्यू होती हैं वो डिवाइड नहीं कर सकती, दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करती है। ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम पोजीशन के बेसिस पर देखें तो तीन तरीके की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। एक होती है एपिकल, दूसरी होती है इंटरकैलरी, तीसरी होती है लेटरल। उसी तरीके से बेटा ओरिजिन के बेसिस पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरीके की होती है, प्राइमरी और दूसरी आती है बेटा सेकेंडरी। इन सब के बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरी तरफ जब हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके की आती हैं। एक आती है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें आएगा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड वाला इज स्क्लेरेन्काइमा, दिस इज कोलेन्काइमा। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके। एंड उसके बाद हमारे पास आता है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में आएगा पैरेन्काइमा, आगे अगेन दोबारा से यहाँ पे आएगा जाइलम एंड फ्लोएम। क्या क्या आएगा बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अब हम एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फीचर्स के साथ। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं वो उसके फीचर्स की बात करें तो साइज़ में छोटी हैं, सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता, सेल की जो सेल वॉल है वो थिन है, सेलुलोज की बनी है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि ये जो भी सेल हमेशा डिवाइड करने वाली स्टेट में होती है वहाँ पे हमेशा बेटा डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए ना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब हमने देखा था कि जो पोजीशन है उसके बेसिस पर तीन तरीके की मेरिस्टेम होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये एपिकल पार्ट है और यहाँ पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है उसको आप बोलते हो बेटा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो है दिस रीजन इज, दिस इज़ मैच्योर रीजन, दिस इज़ मैच्योर टिश्यू। ये क्या है बेटा? मैच्योर पार्ट है, मैच्योर टिश्यू है। ये वाला भी कौन सा पार्ट है? दिस इज़ ऑल्सो मैच्योर पार्ट और मैच्योर टिश्यू। इन मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में जो प्रेजेंट है उसको आप बोलते हो बेटा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जो सबसे साइड में जो लगे होते हैं बेटा, कोने में होते हैं, साइड में होते हैं, उसको आप बोलते हो लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीन तरीके की मेरिस्टेम होती है बेस्ड ऑन द लोकेशन। अब अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो बेटा एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे? एपेक्स पे है। ठीक है। काम क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ को बढ़ाना। ठीक है। और ये हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाने का काम करती हैं। दूसरा है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैच्योर रीजन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। काम क्या है इसका? काम भी बेटा लेंथ को ही बढ़ाना है। और ये तभी डिवाइड करेंगी जब ज़रूरत होती है। जैसे कि ये ग्रासेस में ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलती है। ऐसी ग्रासेस जिसको कि बेटा कैटल ने खा लिया है, तो जब कैटल खाती है तो ऊपर वाला पार्ट खाती है ना, तो वो एपिकल मेरिस्टेम तो उड़ा देगी। अब एपिकल मेरिस्टेम हो गई तो वापस से प्लांट ऊपर लेंथ में तो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। एपिकल मेरिस्टेम का काम था लेंथ में ग्रो कराना।
अब अगर एपिकल मेरिस्टेम ही नहीं है तो लेंथ में कैसे ग्रो करे। लेकिन जब आप थोड़े टाइम बाद आके ग्रास को देखते हो तो ग्रास वापस से उतनी ही टॉल होती है। तो इसका मतलब कोई तो है जो उसको लेंथ में बढ़ा रहा है, इंस्टेड कि उसके पास एपिकल मेरिस्टेम नहीं है, सॉरी इंस्पाइट कि उसके पास एपिकल मेरिस्टेम नहीं है ना। तो बेटा वो क्या है, तो दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और तीसरी जो मेरिस्टेम है आपके पास दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम। तीसरी मेरिस्टेम कौन सी है, लेटरल मेरिस्टेम। कहाँ होती है बेटा, साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। काम क्या है इसका, विड्थ बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाना, और ये डिवाइड करती हैं जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ठीक है, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं करती। इसके अलावा हमने डिफाइन करी थी टाइप ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर दो तरीके की मेरिस्टेम हमने देखी थी। एक को आपने बोला बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरे को आपने बोला है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। जो लाइफ साइकिल में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है बेटा उसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, जो बाद में अपीयर हुई है उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम का काम होता है प्राइमरी ग्रोथ करना, मतलब लेंथ को बढ़ाना। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है बेटा, लेंथ को बढ़ाना। सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करना, मतलब कि विड्थ को बढ़ाना, ठीक है। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, कौन कौन सी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम्स होती हैं, तो इसमें आता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आ जाएगा बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ओके। अब यहाँ पर आपने इंटर एपिकल मेरिस्टेम पढ़ ली है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ लिया है, लेटरल मेरिस्टेम पढ़ लिया। अब जो लेटरल मेरिस्टेम होती है वो दो तरीके की होती है। एक को आप नाम देते हो कॉर्क कैम्बियम, क्या नाम देते हो बेटा, कॉर्क कैम्बियम। और जो दूसरी मेरिस्टेम है उसको आप नाम दे रहे हो बेटा वैस्कुलर कैम्बियम, क्या नाम दे रहे हो, वैस्कुलर कैम्बियम। और ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में बनी होती है। एक को आप नाम दे रहे हो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, एक है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। वन इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड द अदर वन इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो लेटरल मेरिस्टेम है वहाँ पे कॉर्क कैम्बियम आता है, वेस्कुलर कैम्बियम आता है, और वेस्कुलर कैम्बियम के दो पार्ट्स हैं, एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब ये जो लोकेशन के बेसिस पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम, लेकिन ओरिजिन के बेसिस पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंप्लीट होने के बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज़ पे, और हमारे पास दो तरीके की परमानेंट टिश्यूज़ थी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़। अब परमानेंट टिश्यूज़ तो वो होती है ना जो डिवाइड नहीं करती, लेकिन हमने उसको फिर प्राइमरी और सेकेंडरी में क्यों प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्यों डिफ्रेंशिएट करा है। देखो बेटा जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं आप ये बोल सकते हो कि ये सेम काइंड ऑफ सेल्स की बनी है, सेम टाइप ऑफ सेल्स की बनी है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेल्स की बनी है। और इसमें तीन आते हैं बेटा, पैरेन्काइमा आ जाएगा, कोलेनकाइमा आ जाएगा एंड स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा। तीन टाइप्स के प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं। अब अगर शेप की बात कर ली जाए तो बेटा पैरेन्काइमा राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है। इंटर सेलुलर स्पेस मतलब जो सेल्स हैं उसके बीच में स्पेस की बात करी जाए तो वो हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। सेल वॉल जो होती है वो कैसी है बेटा, थिन है, सेलुलोज की बनी हुई पतली सी सेल वॉल होती है। क्या प्रोटोप्लाज्म होता है, हाँ प्रोटोप्लाज्म है। और जिस भी सेल में प्रोटोप्लाज्म होगा वो सेल हमेशा कैसी रहेगी बेटा, लिविंग रहेगी। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। उसके बाद फंक्शन क्या है, फंक्शन सिंपल सा होता है, फूड को स्टोर करती है, दूसरा रेजिन्स और लेटेक्स का सिक्रीट करने का काम भी यही करती है पैरेन्काइमा, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप का हमारे पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ है दैट इज़ द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है उसका शेप अगर बात करी जाए तो बेटा राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है, अनइवन थिकनिंग्स ऑफ किसकी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की थिकनिंग्स होती है कहाँ पर, कॉर्नर पे। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखो तो बेटा यहाँ पर आपको कॉर्नर्स पे ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे जिस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूँ है ना, ये कॉर्नर वाला पार्ट है, और यहाँ पर कुछ मोटी सी डिपोजिशन दिख रही है। ये डिपोजिशन किसकी होती है बेटा,
इसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है एंड पैक्टिन होता है। इसी का डिपोजिशन की वजह से अनइवन थिकनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है या नहीं होता है? हाँ, प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म है तो लिविंग सेल कैसी है बेटा? लिविंग है। काम क्या होता है कोलोनकाइमा तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, स्पेशली पिट्यूल या यंग स्टेम जो होती है उसको। तीसरा है हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा यूजुअली कैसा है बेटा? इलोंगेटेड सेल होती है, जो लंबी लंबी सी सेल होती है, खिंची हुई। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। सेल वॉल थिक है क्योंकि वहाँ डिपोजिशन होता है किसका बेटा? लिग्निन नाम के एक केमिकल कंपाउंड का। प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, मतलब सेल नॉन लिविंग स्टेट में पाई जाती है। और बेटा ये जो स्क्लेरेंकाइमा होता है वो 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक का नाम है फाइबर, दूसरे का नाम है स्क्लेरिड। फाइबर यूजुअली इलोंगेटेड ही देखने को मिलता है और इसके अलावा आप ये बोल सकते हो जो अंदर का स्पेस यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो स्पेस है वो फाइबर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अंदर ये फाइबर में होगा या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा? कि सेल वॉल की थिकनेस कितनी है। सेल वॉल में डिपोजिशन ज़्यादा है तो ये जो अंदर स्पेस है वो कम हो जाएगा, सेल वॉल में डिपोजिशन कम है तो ये स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्क्लेरिड्स होते हैं। स्क्लेरिड्स कई डिफरेंट जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि टी की जो लीव्स होती है वहाँ स्क्लेरिड पाया जाता है। इसके अलावा गुआवा और पियर जो होता है उनके फ्रूट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो पी होता है, मटर के छिलके में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है बेटा? डेड सेल है ना, डेड टिश्यूज़ है, तो इसका बेसिकली एक ही काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। जहाँ पे भी आप प्लांट में डेड सेल्स देखो, डेड टिश्यूज़ देखो, तो वहाँ पे एक फंक्शन जरूर होगा, दैट इज़ दी सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, सो दिस वाज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ वो हैं जो एक से ज़्यादा तरीके की सेल से मिलकर बनी हुई है। प्राइमरी में तो एक ही तरीके की सेल्स थी, आपस में मिलती थी, बना देती थी टिश्यू। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स आपस में मिलती हैं और मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। इसमें 2 एग्जांपल्स आप पढ़ते हो बेटा। सबसे पहला आप एग्जांपल पढ़ते हो यहाँ पर जाइलम। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है। ठीक है, और ये 4 कितने कॉम्पोनेंट से बेटा, कितनी सेल्स से मिलकर बना है? तो 4 तरीके की। एक नाम है बेटा वेसल, दूसरा है ट्रैकिड, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वेसल दिखा रखा है। ठीक है, दिस इज वेसल, और ये 2 क्या दिखा रखे हैं? ट्रैकिड। यहाँ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आपको दिखा रखे हैं ना। अब बेटा जो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो 3 ग्रुप्स होते हैं, डिवीजन। एक कौन कौन से? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये 3 जगहों पे हमें वेस्कुलर टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब क्या हर इन वेस्कुलर प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं? देखते हैं। देखो बेटा, जब आप बात कर रहे हो टेरिडोफाइट्स की, किसकी बात कर रहे हो बेटा? टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स में आपको वेसल्स देखने को नहीं मिलता, ट्रैकिड देखने को मिलता। क्या मिलता है देखने को बेटा? जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, ट्रैकिड देखने को मिलेगा आपको बेटा, ट्रैकिड देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रैकिड देखने को मिलेगा। दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में जब आओगे तो बेटा जिम्नोस्पर्म्स में जो वेसल्स हैं ये तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो नीटेल्स ऑर्डर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे नीटम हो गया, इफीड्रा हो गया, उन इन प्लांट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होता है सब में, जाइलम पैरेन्काइमा सब में प्रेजेंट है, जाइलम फाइबर्स भी सब में प्रेजेंट है। ठीक है, जब आप एंजियोस्पर्म्स की बात करते हो तो बेटा एंजियोस्पर्म में वेसल भी है, ट्रैकिड भी है, जाइलम पैरेन्काइमा भी है और जाइलम फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है कहाँ एब्सेंट है ये आपको याद रखना है। अब ऐसा नहीं है कि जो वेसल्स हैं वो सारी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में प्रेजेंट होती है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ वेसल्स एब्सेंट भी होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम इन चारों कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ ले तो वेसल्स जो होते हैं एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, वेसल मेंबर्स का बना होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, डेड सेल है, एक लार्ज सेंट्रल कैविटी है और कनेक्टेड होता है बाय द परफोरेशन प्लेट्स। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये एक के ऊपर एक इस तरीके के वेसल एलिमेंट्स लगे होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि एक वेसल ये रहा, वेसल मेंबर ये रहा, दूसरा वेसल मेंबर ये रहा। ठीक है, तो ये वेसल मेंबर है, ये वेसल मेंबर एक के ऊपर एक ऐसे ही जुड़े होते हैं और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसी ट्यूब को आप क्या नाम दे देते हो? वेसल नाम दे देते हो। अब यहाँ पे जो ये वेसल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बेटा? तो परफोरेशन प्लेट, मतलब यहाँ पे कुछ छेद होता है और उसी छेद के थ्रू नीचे वाली सेल का कंटेंट ऊपर जा सकता है, ऊपर वाली सेल से कंटेंट, ये जाइलम है ना, जाइलम में तो नीचे से ऊपर ही जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर परफोरेशन प्लेट्स होती हैं जो एक सेल को दूसरी या एक वेसल मेंबर को दूसरे वेसल मेंबर से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप ये बोल रहे हो कि लिग्निफाइड सेल वॉल है, डेड सेल है, मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है, और इसी के थ्रू ज़्यादातर वाटर मूव करता है इन एंजियोस्पर्म्स। ना दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज़ ट्रैकिड। अब ट्रैकिड आपको जैसे इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि इलोंगेटेड है, ट्यूब जैसा सेल है, थिक होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, एंड्स टेपरिंग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और ये भी एक डेड सेल है, मतलब प्रोटोप्लाज्म इसमें भी नहीं है। तीसरा हमारे पास कंपोनेंट आता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा है बेटा लिविंग सेल है, सेल वॉल थिन होती है, ये स्टार्च को, फैट को, टैनिन्स को स्टोर करता है और यही हेल्प करता है बेटा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में। एक तो नीचे से ऊपर जा रहा है पानी और एक अलॉन्ग द विड्थ जा रहा है पानी, तो अलॉन्ग द विड्थ जो होता है, अलॉन्ग द रेडियस जो पानी जा रहा है उसको कराने में हेल्प करती है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बेटा जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, फाइबर्स हैं स्क्लेरेन्काइमेटस ही होंगे, डेड सेल्स होती हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती है, ल्यूमेन ऑब्लिटरेटेड होता है, जो बताया था कि अगर ल्यूमेन में थिकनेस बढ़ जाए तो वो ल्यूमेन खत्म हो जाएगा, तो ल्यूमेन इज ऑब्लिटरेटेड। इसके अलावा ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और एसेप्टेड भी हो सकते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये स्टेम है, ठीक है। अब स्टेम में नीचे की तरफ तो क्या है, रूट है, और ऊपर की तरफ क्या है बेटा, शूट। ये शूट है और यहाँ पे क्या लगी होंगी, कहीं लीफ लगी होंगी, है ना, यहाँ पे लगेगा लीफ लगी होंगी। तो बेटा जो ये जाइलम है, जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगा, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो जाइलम में हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। यूनिडायरेक्शनल मैनर में फ्लो होता है चीज़ों का इन द जाइलम, ओके ना। और ये जो नीचे से ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कराती है कौन, वो किया जाता है बेटा बाय दीज वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के द्वारा। वेसल्स और ट्रैकिड्स हेल्प करते हैं उसमें। लेकिन आपने अभी पढ़ा था कि जो रेडियल कंडक्शन होता है, रेडियल कंडक्शन का मतलब इधर साइड अलोंग द रेडियस और इस रेडियस पे, इसके अलोंग जो मूवमेंट कराता है वो कौन कराता है, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम बात करते हैं दूसरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की और उसका नाम है फ्लोएम। दूसरी का नाम क्या है बेटा, फ्लोएम। अब ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता था, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, मतलब एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स होंगी। कौन कौन सी है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, सीव ट्यूब नहीं है, कंपेनियन सेल भी नहीं है, क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स भी हैं। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो अगेन सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल नहीं होती, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स की बात करी जाए तो सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है, फ्लोएम फाइबर्स भी है। अब बेटा जिन प्लांट्स में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा सीव सेल्स, ठीक है, एंड एल्ब्यूमिनस सेल। तो सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स आ जाती हैं, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके अगर इस डायग्राम पे देखें तो बेटा इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा ये जो सेल है, ये इसको आप नाम दे रहे हो सीव ट्यूब, और ये जो सेल है इसके साथ एसोसिएटेड, इसको आप नाम दे रहे हो कंपेनियन सेल। बाकी ये जो है बेटा दिस इज़ फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये आप याद रखना लेबलिंग। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अब आपके पास सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं जो कि एंड टू एंड एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, एंड वॉल्स पे सीव प्लेट्स बनती हैं, लिविंग होती हैं, लेकिन इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योरिटी पे, और इसका काम क्या है बेटा, फूड कंडक्शन में हेल्प करना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये भी जैसे वेसल्स हैं ना बेटा, वेसल्स एक के ऊपर एक लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वेसल्स हैं वो किससे जुड़े हुए थे, वहाँ पे वेसल्स जुड़े हुए थे सीव प्लेट्स, सॉरी क्या कहते हैं, परफोरेशन प्लेट से। यहाँ पे क्या होती है बेटा, एंड वॉल पे सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो ये एक सीव ट्यूब है, ये दूसरी सीव ट्यूब है, ओके। अब ये सीव ट्यूब्स जो हैं दो एक दूसरे से जुड़ी हैं, और जुड़ी किससे हैं बेटा, यहाँ पे कुछ परफोरेशन प्लेट होती हैं उसी के थ्रू जुड़ी होती हैं,
ठीक है। इस रीजन में कुछ परफोरेशन प्लेट है, कुछ छेद हैं जिसके थ्रू ये आपस में जुड़ी हुई हैं। नीचे का पार्ट ऊपर जा सकता है, ऊपर का पार्ट नीचे आ सकता है, ठीक है ना। अब आगे बात करें तो दूसरा जो कंपोनेंट होता है दैट इज द कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल है वो बेटा एक लिविंग सेल है, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ठीक है। और ये हमेशा सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ ही रहती है। अब सीव ट्यूब्स जो हैं उनके पास, सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं उनके पास उसकी खुद की न्यूक्लियस तो नहीं है, तो लेकिन है तो लिविंग, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा, लिविंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, है ना। तो बेटा इसके फंक्शंस कॉल कंट्रोल करता है, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, तभी तो इसका नाम पड़ा कंपेनियन सेल। साथी है, किसका साथी है? सीव ट्यूब एलिमेंट का। अब कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है किसके थ्रू? पिट फील्ड्स के थ्रू जुड़ा होता है। मतलब ये वाली जो वॉल है बेटा, ये वाली जो वॉल है, यहाँ पे कुछ गैप होता है, इसी स्पेसिस के थ्रू ये जुड़ा है बेटा किससे? सीव ट्यूब से। ओके ना, ये काम क्या करता है बेटा? ये एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है सीव ट्यूब एलिमेंट की, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कराता है सीव ट्यूब एलिमेंट में। बेसिकली जब भी ट्रांसपोर्टेशन होना होता है, यहाँ पे बेटा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है कि आप ये मानो कि अगर आपके पास ये इसमें ये स्टेम वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास बेटा ये स्टेम वाला पार्ट है, तो इस स्टेम वाले पार्ट में ऊपर की तरफ लीफ है, नीचे की तरफ बेटा रूट है ना। तो बेटा यहाँ पर जो खाना जाएगा, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब नीचे वाली लीफ से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाली लीफ से नीचे भी आ सकता है। तो इस तरीके से तो आप बोल सकते हो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर फूड का। एंड ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि यहाँ पर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो प्रेशर ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, नीचे प्रेशर कम होना चाहिए। नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर प्रेशर कम होना चाहिए। और इस प्रेशर को मेंटेन कौन करवाता है बेटा? कंपेनियन सेल, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट है आपके पास दैट इज़ फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये लिविंग सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड है, टेपरिंग एंड्स के साथ, डायग्राम्स में देख सकते हो बेटा। सेलुलोजिक वॉल्स होती हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, फूड स्टोर करता है, रेजिन स्टोर करता है, लेटेक्स स्टोर करता है एंड म्यूसिलेज स्टोर करता है। इसके अलावा ये एब्सेंट होती है कहाँ पे? मोनोकोट्स में। मोनोकोट्स में एब्सेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फ्लोएम फाइबर्स की। फ्लोएम फाइबर्स स्क्लेरेट कैमेटस होते हैं, मैच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड हैं, अनब्रांच्ड हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके। मेनली कहाँ पाया जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाएगा, ठीक है। दे आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। कहाँ पाया जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाएगा, ठीक है। और इसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है एज जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। इस फॉर्म इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आप जूट देखते हो या फ्लैक्स देखते हो, हेम्प देखते हो ना, तो उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो जूट का जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है उसके फाइबर्स निकाल लिए, फ्लैक्स हेम्प ये जो प्लांट्स होते हैं इसका जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है उसके फाइबर्स निकाल कर वो तैयार किए जाते हैं, उससे भी जो यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। ओके, तो बेटा इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये वाला पार्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।